Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस दिवाली के पर्व पर, दीपों के प्रकाश के पर्व पर आप सभी के लिए एक जो है मैराथन क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो निरस्त हो गया था उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया और 25 तारीख को होना है। तो मैं सोचा क्यों ना जो है आपके लिए जो एक मैराथन क्लास दे दिया जाए। एक क्या और भी मैराथन क्लास आएंगे अब, हालांकि जो है संख्या पद्धति पर आधारित जितने भी टॉपिक बन सकते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों का एक मैराथन क्लास में समेटने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। देखिए, यदि आप लोग जो लोग वीडियो से मेरे पढ़े हुए होंगे या जो नोट्स मैंने भेजा था, एक तरीके से देखा जाए परीक्षा के कुछ दिन पहले जो भेजा गया था नोट्स आपके पास, उसमें वैसे मान 60% क्वेश्चन आपके जो है उस नोट से फंसे हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने पूरा बाकायदा सॉल्व करके दिया हुआ था, वो पूरा हूबहू वही फंस गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसे मेहनत से पढ़ेंगे और आपकी जो है परीक्षा वो उसमें जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो चलिए आइए, आज हम लोग जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, संख्या पद्धति में आपको देखना क्या है, संख्याओं से संबंधित प्रश्न 2 पूछे गए हैं। आपने देखा होगा बहुविकल्पीय में एक आया हुआ था प्राकृतिक संख्या से और एक आया हुआ था क्या, परमीय संख्या से। और दोनों की दोनों चीजें मैंने जो है नोट्स में बाकायदा बोर्ड पर अच्छे से बताया था और दोनों सारी चीजें उसमें आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है संख्या पद्धति के बारे में सभी लोग अवगत होंगे। उसमें ज्यादा इसके जो प्रकार होंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। बस वहां से जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए तथ्यात्मक चीजें क्या होंगी। जैसे पहला, बात की जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जब बात की जाती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो वो है कौन, 1 है, ठीक है। शून्य प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं होता, इसलिए वहां पर हम लोग शून्य नहीं लेंगे, ठीक है। शून्य के अतिरिक्त शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं एक तरीके से धनात्मक संख्या, वो क्या कहलाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। देखिए अगला बात कर लेते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या की। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलता है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगली, अब देखिए यहां पर पूर्णांक में जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लोग अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, देखिए जब बात की जाती है, चलिए आप लोग बताइएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी है, चलिए बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। अब इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, सीधे यहां पर ज्ञात नहीं कर सकते, लिख दीजिए ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी आप लोग तथ्यात्मक चीजें सही से देख लीजिए। जैसे यहां पर शून्य होता है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते हैं अनंत तक, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4, इधर कहां तक, माइनस अनंत तक। आप कहा थे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यहां पर, तो देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -1 होगी। उससे देखते आगे चलते हैं तो -2 मिल जाता, फिर उससे आगे चलते हैं -3 मिल जाता, ऐसे करके अनंत तक हो जाएगा, तो हम ज्ञात कर पाएंगे, अर्थात इनफाइनाइट होगा, ठीक है। वहां पर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ अब इसमें से जो तथ्यात्मक चीजें निकल कर आती हैं उसको देखिए, क्या है तथ्यात्मक चीजें, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक,
सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या होगा? ये भी जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होगा? -1। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शून्य के बारे में। देखिए मैं अभी शून्य के बारे में बताऊंगा, शून्य नहीं यहां पर जोड़ना है हमें, ठीक है। पांचवा तथ्य क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए? सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1, सबसे छोटा धन पूर्णांक +1 होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बचता है शून्य, इन दोनों के बीच में बचता क्या है? शून्य। तो देखिए यहां पर आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है, इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए सबसे बड़ा पूर्णांक आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्लस में चलेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या मिलती चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? ज्ञात कर पाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी मैंने छोड़ दिया। इतने सारी जो है तथ्यात्मक चीजें निकल के सामने आती हैं। ये तो बात रह गई, अभी और भी हैं तथ्यात्मक चीजें, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज यही ध्यान देना कि शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न ये पूछता है क्या? जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो है धन पूर्णांक, निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से सबसे छोटा धन पूर्णांक है, ठीक है। विकल्प में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपका? ए में -1, 2 में -3, तीसरे विकल्प में आपका 0 और चौथे विकल्प में आपका दे दिया क्या? बी, सी, डी, और इसमें 1, ठीक है। 1 दे दिया या यहां पर 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है सबसे छोटा धन पूर्णांक, तो देखिए ये दोनों ऋणात्मक है तो ये विकल्प होगा नहीं आपका, बचता है 0 और 1। तो मैंने अभी 0 के बारे में बताया, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचता क्या है आपका? +1, यही आपका क्या हो गया? धन पूर्णांक, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो 0 और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर यदि कोई संख्या आती है तो उसी पर हमें टिक करना रहेगा, ठीक है। दशमलव भी संख्या नहीं जोड़नी है हमें, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें प्रश्न में पूछा गया था आप सभी के कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है, 2 था, 0 था, दशमलव कुछ ऐसे पॉइंट था और एक जो है करणी में आया था, तो वहां पर आपका क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या होगी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं जोड़ी जाएंगी, उसके बीच में कोई भी संख्या पूछा जाता है तो रहता है तो वहां पर हम लोग इसको टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 पॉइंट हो गए थे, छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए एक तथ्य और आता है अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। हालांकि कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैंने जो है टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, भाज्य और अभाज्य से। वहां पर बहुत सारे लोग जो है विकल्प को गलत मार रहे थे, टिक कर रहे थे, 1 जोड़ रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सम संख्या है तो भाज्य होगी, ये तो सम संख्या है, क्या होगी? भाज्य होगी। तो आप खुद बताइए सम संख्या की परिभाषा क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है,
ठीक। अच्छा, सम संख्या तो यहाँ पर ये भी है, लेकिन अब आइए आप अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या क्या कहता है? परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहां पर देखिए दो जो है एक से विभाजित होगी और स्वयं अर्थात दो से विभाजित होगी, और किसी से विभाजित होगी नहीं विभाजित होगी ना, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब जो है कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या क्या होगी? दो ही होगी, दो के सिवाय और कोई संख्या है ही नहीं। दो जो है सम अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, इसीलिए इसे जो है सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सम की बात हो गई तो विषम की बात भी कर लेते हैं। चलिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य, क्या? विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होता है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। चलिए अगला अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बात कर लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। अब देखिए 4 सम भी है, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना आपको? चलिए अब एक पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिए 10वें में। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। इसका भी कारण हम लोग जान लेते हैं। देखिए एक क्यों भाज्य और क्यों अभाज्य नहीं है, इसका कारण देख लीजिए। परिभाषा पे आप जाइए। परिभाषा कहता है एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से यदि विभाजित हो जाती है संख्या तो भाज्य संख्या कहलाती है। यदि विभाजित नहीं होती है एक और स्वयं को छोड़कर तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब यहां पर देखिए एक यहां पर खुद ही है, और इसका जो है एक तरीके से देखा जाए भाज्य संख्या में क्या होता है? 2 गुणनखंड होते हैं, 3, 2 से अधिक होते हैं। 2 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और अभाज्य में क्या होता है? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें एक ही तो गुणनखंड होगा, तो परिभाषा में वैसे नहीं ये बैठ पा रहा है, तो ये बताइए ना तो भाज्य में रहेगा ना तो अभाज्य में रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है किसी में सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य भाज्य संख्याओं पर आधारित इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों ने देख लिए। चलिए अब जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ था आप सभी में, और उस पर हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेंगे। किस पर? परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या से पूछा गया है सवाल 2। कितने सवाल? 2 सवाल पूछे गए हैं, और दोनों में अच्छे खासे लोगों को उसमें जो है, जो लोग पढ़े हुए थे उनके लिए दिक्कत नहीं थी, जो लोग नहीं पढ़े हुए थे या जो डाउट में हमेशा रहते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लमें खड़ी कर दी वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 11 था समदूरस्थ संख्या, यदि वहां पर परिमेय संख्या लिख दी जाती तो सभी लोग कर ले जाते, लेकिन ऐसा जो है वो शब्द निकल के आ गया वहां से कि कभी जो है सुने नहीं होंगे तो कौन जान पाएगा कि परिमेय संख्या है कि क्या है। सभी लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश क्या होती। अरे जब आप इंग्लिश हिंदी में पूरा क्वेश्चन आता है, इंग्लिश के भरोसे बैठे रहोगे तो क्या होगा। इस चीज को मैंने बहुत पहले ही जिक्र कर दिया था आपको कि आप लोग इसके जो है ज्यादा से ज्यादा हिंदी वर्ड पकड़िए। आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, वनडे एग्जाम नहीं है ये, क्योंकि वहां पर इंग्लिश साथ में रहेगा। हालांकि टेट में इंग्लिश साथ में रहेगा, वहां पर दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन आपके डीएलएड में केवल और केवल हिंदी होता है। और उसमें ऐसे जो है कठिन प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। सवाल बहुत आसान था, लेकिन क्या हुआ, उस एक शब्द को और किस नाम से जानते हैं ये नहीं पता होने के कारण बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या की। किसकी? परिमेय संख्या की। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या की जब बात होती है तो परिभाषा इसकी सिंपल सी है कि ऐसी संख्याएं, ठीक है,
क्या ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q का मान 0 ना हो, अर्थात कोई भी जो है संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q का मान जो है 0 ना हो, तब ये क्या कहलाएगी? ऐसी संख्या परमीय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी परमीय संख्या कहलाएगी। देखिए इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शून्य हो जाएगा तब क्यों परमीय संख्या नहीं रह जाएगी? खुद ही देख लीजिए। जैसे इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या है कि इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते या इसको जो है हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, आई अनंत है और अनंत को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? नहीं व्यक्त किया जा सकता ना, तो इस तरीके की क्या हो गया ये, तब फिर अनंत हो जाएगा और ये परमीय संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 ना हो, अर्थात उसका हर जो है ऋणात्मक ना हो, क्या कहलाएगी? परमीय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आइए परमीय संख्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। पहला तथ्य क्या निकल के आता है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देखिए, क्या निकल के आता है? 0 एक परमीय संख्या, 0 एक परमीय संख्या है। 0 क्या है? एक परमीय संख्या है। कैसे? उसको आप देख लीजिए। 0 लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है, 0 लिखा हुआ है। अब इसके नीचे बताइए हम लोग 1 लिख देंगे तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? उसके मान में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा ना। जस्ट यहां पर ये भी है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिए ना। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। यहां पर 1 है तो ये बताइए परमीय संख्या हुई कि नहीं हुई? यहां पर p का मान 0 है लेकिन q का मान 0 नहीं है, तो परमीय संख्या नहीं हुई। तो अब यहां पर हम लोग एकदम सीना तान के कहना कि 0 जो है परमीय संख्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, आप ही नहीं बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे जो इस तथ्य को नहीं जानते हैं। ठीक है, और ये सारे तथ्य आपके कक्षा 7 में मिल जाएगा और 6 में मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये बहुत जो है विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये ऐसे आ जाएगा विकल्प में, अब आप लोग 0 भी दे मारोगे तुरंत। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। चलिए, तो 0 ये क्या है? एक परमीय संख्या है। अच्छा, एक और बात आती है, क्या सभी परमीय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती? भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, सभी परमीय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। अच्छा, ये कहां से निकल के आ गया पॉइंट? या ये तो समझ ही नहीं आया। देखिए कहां से निकल के आ गया पॉइंट। जैसे एक संख्या लिख दी गई 2/5, ठीक है, एक संख्या लिख दी गई -2/4। ठीक है, अब आप सोचिए कि किसी हिस्से के 5 भाग किए गए, उसमें में से आपको 2 हिस्सा मिला। ठीक है, चलिए ये तो भिन्न के रूप में हो गया। यहां पर देखिए एक हिस्से के एक जो है कोई हिस्सा है, एक जो है मान लेते हैं जैसे यहाँ पर मिठाई आ रहा है, दिवाली का मौसम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, आज मिठाई है, ये बर्फी है, इसके 4 हिस्से कर दिए गए। अब कुछ लोग लगाने लगेंगे, बढ़िया जो है गणित लगाएंगे, हमें इसमें से -2 हिस्सा दे दो। अब बताइए इसमें से -2 हिस्सा कहां से निकालोगे? धनात्मक यदि पूछते तो भाई 2 हिस्सा ले लो अपना खा लो, लेकिन अब बताइए इसमें से -2 हिस्सा कहां से लेकर आओगे? तो मैटर फंस गया ना। तो इसीलिए जो है परमीय संख्या को एक तरीके से परमीय संख्या अस्तित्व में इसी वजह से आई। यहां पर हम लोग कह सकते हैं भिन्न, जो साधारण भिन्न देखते हैं हम लोग, वो परमीय संख्या होगी और भिन्न भी होगा। लेकिन जब ऋणात्मक आ गई, भिन्न जो क्या हो गया? ऋणात्मक, अर्थात तो वो भिन्न नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वो परमीय संख्या हो गई। ठीक है, परमीय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, लेकिन भिन्न हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसलिए यहां पर ये परमीय संख्या है लेकिन ये भिन्न नहीं है। तो इसीलिए यहां पर तथ्य निकल के आया कि सभी परमीय संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न नहीं होती हैं। बतिया समझ में आई? ठीक है, किसी को कोनो प्रॉब्लम? ठीक है,
देखिए पिराबलम उराबलम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर पिराबलम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बतिया समझिए सही से। देखिए अगला जो है तथ्य, तीसरा नंबर पॉइंट, जब सभी भिन्न परमीय संख्या नहीं हो सकती तो इस तरीके से हम लोग उल्टा कह सकते हैं कि सभी भिन्न परमीय संख्याएं होती हैं। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। सभी भिन्न परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर कुछ लोग कन्फ्यूजिया लगे। देखिए कन्फ्यूजिया ये मत, देखिए क्या है कि यहां पे एक भिन्न ले लिया मैंने 2/3। अब ये भी, ये P है ये Q है, तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है ना, तो भिन्न परमीय संख्या नहीं होगी। अर्थात सभी भिन्न, जितने भी भिन्न लिखे जाएंगे वो धनात्मक होंगी और परमीय संख्या धनात्मक होती हैं, तो इस तरीके से सभी भिन्न क्या होंगी, परमीय संख्याएं होंगी। चीजें ठीक है, चीजें क्लियर हुई ना? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आइए और अगली बात जो पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, ये पॉइंट आपके लिए जो है बेहद खास और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, कैसे? जैसे दो असमान परमीय संख्याओं के बीच, दो असमान परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो असमान परमीय संख्याओं के बीच क्या होती हैं, अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। अच्छा ये कैसे आ जाएगा? देखिए मैंने दो भिन्न यहां पर परमीय संख्या ले लिया यहां पे। ठीक है, ये दो परमीय असमान परमीय संख्या समान तो नहीं है ना, देख लीजिए समान तो नहीं है ना। यदि बात की जाएगी समान की तो बताइए, खुद ही बता दीजिए, एक को परमीय संख्या होगी नहीं होगी ना। दो समान परमीय संख्या ले लीजिए, देखिए होगी उसके बीच में परमीय संख्या। जैसे क्या है यहां पर, हाँ देखिए परमीय संख्या की बात हो रही थी, एक ये संख्या होगी, एक ये संख्या होगी, इसके बीच में निकालना है। तो कैसे निकाली जाएगी परमीय संख्या? यहीं पर बात फंसती है, समदूरस्थ संख्या। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए यहां पे कि परमीय संख्या को समदूरस्थ संख्या भी कहते हैं, समदूरस्थ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? क्यों कहते हैं देख लीजिए, ये हुई एक संख्या रेखा। ठीक है, यहां पर आपका शून्य हो गया, इस पर जो है हम लोग यदि संख्या लिखेंगे तो एक समान दूरी पर लिखेंगे। एक जो संख्या लिखेंगे क्या रहेगी, समान दूरी पर, जैसे 1 2 3 4, तो इसके बीच जो अंतर होगा वही इसके बीच भी अंतर होगा, वही इसके बीच भी अंतर होगा, अर्थात समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। ठीक है, तो समान दूरी पर स्थित नहीं हो गई, और इन्हीं दोनों के बीच हमें परमीय संख्या ज्ञात करनी होती है। समदूरस्थ संख्या इसी के बीच में कहा था ज्ञात करने के लिए, तो वहां पर सीधे सीधे क्या निकालना था आपको, परमीय संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे परमीय संख्या निकालते हैं, लेकिन इसके तथ्यात्मक चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज को आप लोग जरूर नोट करिएगा कि दो असमान परमीय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है, अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कि दो समान संख्याओं के बीच में परमीय संख्या कितनी होंगी। ठीक है, जब हम लोग उसको निकालने चलेंगे तो वहीं पर हम बताएंगे उसको, लेकिन अभी यहां पर देखिए। ठीक है, तो ये रही बात आपकी जो है तथ्यात्मक चीजें, जो कि जो है आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोई माने नहीं है संख्या के बारे में, परमीय संख्या, कोई जो है दो संख्या पूर्ण संख्या ले लीजिए, उसके बीच भी आप परमीय संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर P और Q पूर्णांक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूर्णांक माना जाता है, और Q जो है 0
पूर्णांक में जीरो सम्मिलित होता है, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया जाता है कि क्यू जो है जीरो के बराबर ना हो, अर्थात यहाँ पर क्यू का मान जो है जीरो वहां पर हटा दिया जाता है, बाकी जितनी भी संख्या है उसको रख लीजिए, बस जीरो मत रखिएगा, तो ये सारी संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो दो पूर्णांकों के बीच यदि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाए तो नहीं ज्ञात कर पाओगे, बड़े आराम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या होंगी और कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, अब इतनी पॉइंट हो गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे कैसे हम जो है परिमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याओं का पहचान, ठीक है, कैसे हम लोग परिमेय संख्याओं को पहचानेंगे, तो ये आपके लिए डीएलएड के लिए भी और आपके जो है वनडे एग्जाम हो चाहे आप टेट का एग्जाम देंगे ही देंगे, तो उसमें भी ये पॉइंट आपके तथ्य काम आएंगे। ठीक है, तो डबल बेनिफिट हो रहा है इस चीज को आपको पढ़ने से। ठीक है, देखिए पहचान में सबसे पहला पहचान कि जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सॉरी जितने भी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या में तो आधी सम्मिलित होगी आधी सम्मिलित नहीं होगी, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो जितने भी सभी पूर्णांक संख्याएं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाएंगे आपकी परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांक संख्याओं में शून्य भी आता है ना, तो वो भी परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई। ठीक है, देखिए मैं इस तथ्य को बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आप उस चीज को जाने रहे, हो सकता खुदा ना खास्ता कि ये आ गया आपके एग्जाम में, तब क्या करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को याद जरूर रखिए। ठीक है, चलिए सभी पूर्णांक संख्या होंगे, फिर कौन सी संख्या होंगी, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। अच्छा, दशमलव में दो प्रकार का होता है दशमलव, एक होगा शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, और एक होगा अशांत आवर्ती संख्याएं। ठीक है, शांत अशांत होता है, तो अशांत में दो कैटेगरी होती है, एक होता आवर्ती एक होता अनावर्ती। ठीक है, जो एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है रिपीट होना शुरू हो जाता है संख्या को, वो आवर्ती होगी। ठीक है, और अशांत आवर्ती होगी। ठीक, और जो एक निश्चित क्रम कहने मतलब दशमलव के बाद जो उसका संख्याओं का जो क्रम आएगा वो कोई निश्चित ना, कभी 5 आ जाए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 3.33333 ऐसे कहां तक अनंत तक, तो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आती चली जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी होगी अशांत आवर्ती संख्या। लेकिन यदि आ गया दशमलव 3 4 5 6 7 8 0 3 5 6 9 7 8 9 ऐसे आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दशमलव वाली संख्याओं में क्या क्या रहेगा आपका, दशमलव संख्याओं में शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती संख्या हो जाएंगी। ठीक है, जैसे दशमलव संख्याओं में आप इसको लिख सकते हैं 3.14 27.569 ठीक है, और इसमें 3.33 ऐसे से करके और भी संख्याएं हैं, जैसे आपका जो है आता है क्या, पाई का मान जो होता है, कौन सी पाई का मान जो होता है क्या होता है 1/4, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। अच्छा, और क्या आता है, एक और पॉइंट है जो करणी वाला आता है, अर्थात वर्गमूल में, अर्थात अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होंगी, अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 1, अंडर रूट 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट 16, अंडर रूट 49। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि अंदर इसके जो है रूट के अंदर अर्थात छाते के अंदर जो संख्याएं बैठी हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं, इस चीज को देख लीजिए। तो देखिए
जिस संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जैसे 2 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो किसी संख्या का वर्ग करने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है यदि अंडर रूट में है तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। यदि पूर्ण वर्ग संख्या अंदर नहीं है तो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा, कहलाएगी क्यों, देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये अंडर रूट 5, ठीक है, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा किसमें, दशमलव में आएगा, ठीक है। और दशमलव में कौन आएगा, दशमलव में अशांत अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या आएगी। अशांत क्या आएगी, अनावर्ती संख्या आएगी। तो ये देखिए यहां पर है क्या, अशांत आवर्ती संख्या परमेय संख्या होती है, अनावर्ती परमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। हाँ चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अपरिमेय संख्या की। किसकी, अपरिमेय संख्या की। तो चलिए आइए देखिए अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है। अपरिमेय संख्या की पहचान, ठीक है। अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है, बस जो चीजें परिमेय संख्या में नहीं हो रही थी वही इसमें होंगी यदि, तो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला पॉइंट क्या है, बात किए थे हम लोग दशमलव संख्या की। किसकी बात किए थे, दशमलव संख्या की। तो इसमें क्या रहेगा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, क्या कहलाएंगी, दशमलव संख्याएं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अंडर रूट में अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्याएं। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, ठीक है। जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो वो क्या कहलाएंगे, आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, 8 भी है, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है। 4 के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो है कुल मिला जुला के क्या हो गई, अपरिमेय संख्या की पहचान हो गई, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आया हुआ था क्या ज्ञात करने के लिए, समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करने के लिए आई हुई थी, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, परिमेय संख्याएं अथवा समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। देखिए बहुत ही बेहद आसान तरीके से इसको हम लोग समझाएंगे आप लोगों को। देखिए जो लोग पिछला वीडियो मेरा जो है परिमेय संख्या का ज्ञात करने वाला वीडियो पढ़ा हुआ पहले से ही ऑलरेडी से, वहां पर जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फार्मूला कहा जाता है रटने के लिए, फार्मूला मैं नहीं रटाऊंगा, आपको खुद ही फार्मूला याद हो जाएगा, ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए जब बात की जाती है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के रूप में एक जो है संख्या ले लेते हैं। कौन कौन सी, 1/2 और 3/3 की, किसकी, 2/3 की। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में हमें जो है क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या या समदूरस्थ संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। समदूरस्थ संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सूत्र अभी आप लोग खुद ही बना ले जाओगे, ठीक है। सूत्र बनाने की आवश्यकता आपको, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक छोर पर ये लड़का बैठा यहां पर खड़ा हुआ है, ये वहां से खड़े हुए हैं,
एक छोर पर ये महाशय खड़े हुए हैं। ठीक है, ये महाशय कौन है? 1/2 है और ये महाशय कौन है? 2/3 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भैया हम लोगों का बंटवारा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि हम लोग का जो है बंटवारा कर दीजिए। अच्छा चलिए आइए बंटवारा कर देते हैं हम लोग। कैसे करोगे? तो यही दोनों का बंटवारा करोगे तो कहोगे आधा आधा कर लो। क्या करोगे? पहले जोड़ेंगे, यहां से लेके यहां तक की लंबाई ज्ञात करेंगे ना, अर्थात जोड़ेंगे कुल कितनी है कि ये कह रहे हैं यहां से है मेरा, ये कहते नहीं यहां से हमारा है। तो बुलाया गया, कहे चलिए बंटवारा कर दीजिए। देखिए कैसे बंटवारा हम लोग करेंगे। कहेंगे एक काम करो, दोनों लोगों का पहले जोड़ लेते हैं होता कितना है, अर्थात इसकी टोटल लंबाई ज्ञात कर लेते हैं होती कितनी है, कुल मिला जुला के वही। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आधा कर देंगे। तो जोड़ने का मतलब है कि इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो, अर्थात पहले इनको जोड़ लो, अर्थात 1/2 धन 2/3। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 3 4 और यहाँ पर आ गया 3 2 6, अर्थात 7/6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 7/6 आ गया। अच्छा 7/6 आ गया तो देखिए 7/6 कहाँ आएगा इसके बीच में? जोड़ना। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या करना है हमें? आधा कर देना है। जोड़ने के बाद हमें क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो चलिए इसको आधा करिए। इसको हम लोग आधा करेंगे अर्थात 1/2 से गुणा कराएंगे। तो 1/2 से जब गुणा कराएंगे तो हो कितना जाएगा? ये हो कितना जाएगा? 7/12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/12। और 7/12 आएगा कहां से? यहाँ पे 7/12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकल गए एक और महाशय। कौन आ गया? ये 7/12 वाले भैया आ गए यहाँ पे। ठीक है, कौन आ गए? 7/12 वाले भैया आ गए। अच्छा दोनों लोग का बट गया ना। अब इनके और इनके बीच में कौन खड़ा हो गया? ये 7/12 वाला आगे खड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा फिर नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं नहीं अब हमारा फिर से बंटवारा करो, ये गलत बांटा गया है। तो कहे भैया अब यहाँ तो बंटवारा नहीं होगा, यहाँ में इसमें जितना चाहिए तुम्हें ले लो। कहेंगे कितना लोगे? तो भैया आधा आधा होगा। किसका आधा आधा होगा? अर्थात इन दोनों को जोड़कर फिर आधा कर दो। इनको और इनको जोड़कर क्या कर देना है? आधा कर देना है। चलिए फट से जोड़ लीजिए। 1/2 धन 7/12 कितना आ जाएगा? 12 धन 14/24। ये आ गया कितना? 26/24। अब क्या किया हम लोग? जोड़ लिए, कितना आ गया? 26/24। अर्थात कुल धन है कितना? अर्थात इनकी जो संपत्ति है कितनी? 26/24। अब इसको क्या कर देना हमें? आधा कर देना। क्या कर देना है? आधा कर देना। फट से आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26/48। कितना आ जाएगा? 26/48। यहां पर आ कितना गया? 26/48 आ गया। ये महाशय आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अब इसके बीच में निकाल लो, या आप इसके बीच में निकाल लो, या यहां पर आप इसके बीच में निकाल लो। कोई भी संख्या निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसमें से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुल मिला जुला के ओवरऑल। क्या हो गया आपका? ओवरऑल हो गया कि कैसे यहां पर इसको निकाला जाता है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे निकालेंगे उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको व्यवस्थित चीजें लिखनी है, ऐसे तो इधर उधर से करके झगड़ा लड़ाई करके तो लिखनी नहीं है। देखिए परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। देखिए कह रहा है, जैसे हम लोग यही लिए थे, एक प्रश्न लिए थे। ठीक है, इसी के बीच में निकालना था। ठीक, चलिए देखिए बीच वाले परिमेय संख्या देखिए सूत्र क्या है, इस तरीके से बन गया। सूत्र बना क्या? सूत्र यहां पर बना क्या? पहले हम लोग क्या किए? जोड़े हैं, अर्थात इनको जोड़े हैं, उनको जोड़ने के बाद फिर उसका आधा किए हैं। टोटल धन निकाले ना, उनकी संपत्ति कितनी है, फिर उसको क्या किए? आधा किए हैं। तो यहां पर सूत्र बन गया। क्या बन गया? कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर, ठीक है, दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल दोनों परिमेय संख्याओं
संख्याओं का योगफल बटे 2। दोनों परमेय संख्याओं का क्या किया है हम लोग, योगफल ज्ञात किया, फिर उसके बाद 2 से भाग दे दिए, अर्थात 2 का 1/2 का गुणा किया, अर्थात उसको का आधा किए हैं। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर ज्ञात करना हम लोगों को, तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखिए यहाँ पर एक परमेय संख्या, यहाँ पर 1/2 धन 2/3/2 कितना आ गया यहाँ पे 3 धन 4 बटे कितना 6/2 या 4 3 7/6/2। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हाथ नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7/12, एक परमेय संख्या निकल गई। ठीक है, अच्छा इसको पकड़ लो और इसमें में से किसी एक को पकड़ लो, इनमें में से किसी एक को पकड़ के जोड़ के उसको आधा कर दो खच्च से। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे खच्च से, कितना आया था यहाँ पे। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, अगला वाला ज्ञात करेंगे 1/2 धन, ये इसको ले लेंगे हम लोग 7/12 को, तो कितना हो गया 12 धन 14/24 और इसके टोटल बटे कितना है 2 है। ठीक है, इसको जो हम लोग जोड़ेंगे 26/24/2, बड़ा वाला बटा ये है। ठीक है, अब इसका गुणा हम लोग नीचे चला आ जाएगा 26/48। ठीक, चीजें क्लियर हुई ना। मेरे ख्याल से अब जो है आप लोगों को समदूरस्थ या परमीय संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है इंपॉर्टेंट और हो सकता है इससे प्रश्न इस बार आ भी जाए, हो सकता है इससे प्रश्न आप लोगों को आ भी जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की, पूर्ववर्ती संख्या की। ठीक है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए अनुवर्ती संख्या को एक और नाम से जाना जाता है उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो ये शब्द यदि आ गया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हालांकि एक चीज और देखिए, मैंने अभाज्य संख्या का जिक्र किया था, तो अभाज्य संख्या में उसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ऋण संख्याओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ऋण संख्याएं भी कहा जाती हैं। ठीक है, तो यदि बात करें वहां पर पूछ लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी ऋण संख्याएं हैं, तो वहां पर ऋण संख्याओं का मतलब हो गया अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ इस चीज को आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए देखिए उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो जाए वो आपकी अनुवर्ती संख्या होगी या उत्तरवर्ती संख्या होगी। जैसे पूछ लिया गया 14 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 14 में एक जोड़ दिए आ गया कितनी 15 आ गया ना, तो 14 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी 15 होगी। ठीक है, कभी कभी विकल्प में आपके दे देता है 15 और 16 दोनों, 15 और 16 दोनों, लेकिन 15 और 16 दोनों नहीं होगा, केवल क्या होगा 15 होगा। क्यों, क्योंकि 14 में एक जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 16 नहीं प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोग तात्पर्य लगा लेते हैं कि 14 के आगे जो संख्या होगी वो उसकी अनुवर्ती संख्या होगी, तो 14 के आगे 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 भी होगा, क्या ये सभी संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें जो है एक जोड़ने के बाद जो अगली संख्या आती है वो क्या कहलाएगी, आपकी अनुवर्ती संख्या आएगी। ठीक है, जैसे हम लोग जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक कदम रखते हैं, एक ही कदम रखते हैं ना, तो एक कदम वही आपका एक स्टेप जो चलेंगे वही समझ लीजिए आपका क्या होगी, अनुवर्ती संख्या होगी। और जैसे 2 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश किए आप तो समझ लो फिर ये जो चेहरा आ रहा ना सब मुंह फुट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कदम अगर बढ़े तो समझ लिए 2 जीरो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 जीरो मिल जाएगा, इसको आप बैठ के आराम से जो है पानी वगैरह पीजिएगा वहां पे। तो वहां पर क्या करना है आपको कि यदि बात कर ले अनुवर्ती संख्या की तो वहां पर 1 आगे जाएंगे, ठीक है, ना कि 2 आगे जाएंगे। तो 1 के आगे क्या, 14 के आगे 15 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है किसी संख्या के पहले की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, संख्या -1, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या हो गया, संख्या -1। जैसे 14 की यहां पर एग्जांपल लेते तो 14 में से 1 घटाएंगे आएगा क्या 13, तो 14 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी 13 होगी।
ठीक है, 12 नहीं होगी। हाँ, नहीं फिर यही जो रूल इसमें चल रहा है ना, वही रूल इसमें भी चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या के आगे की जो संख्या होगी, जस्ट आगे वाली संख्या को क्या कहलाएगी? उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। और किसी संख्या के पहले वाली जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर हुई ना? चलिए आइए अब देखिए, दो और इंपॉर्टेंट है क्या? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक तत्समक, पहले बात कर लेते हैं योगात्मक तत्समक की, फिर बात कर लेते हैं करेंगे योगात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला भी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे लोग उसको जो है गलत कर रहे थे। क्यों गलत कर रहे थे? क्योंकि बेसिक उनका जो है एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं, इसी वजह से। देखिए, योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ दें कि उसका मान अपरिवर्तित रहे, अर्थात उसका मान क्या हो? परिवर्तित ना हो। जैसे 14 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 14 ही प्राप्त हो? 14 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 14 ही प्राप्त हो? तो 2 जोड़ेंगे 14 प्राप्त होगा? नहीं। 2 घटाएंगे 14 प्राप्त होगा? नहीं। तो क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी? 14 प्राप्त हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, वह संख्या इस संख्या का क्या कहलाएगा? योगात्मक तत्समक कहलाएगा। अर्थात योगात्मक तत्समक वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान को अपरिवर्तित करते हैं या एक तरीके से परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या कहलाएगी? आपकी योगात्मक तत्समक कहलाएगा। ठीक है, तो योगात्मक तत्समक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? 0 होगा। योगात्मक तत्समक क्या कहलाएगा? आपका 0 होगा। ठीक है, 0 क्यों होगा इसको मैंने परिभाषा के रूप में बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए, ज्यादा यहाँ पर परिभाषाओं को लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको इस चीज को समझना है। अब बात कर लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम की देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला हुआ है, 0 से ही निकला हुआ है। देखिए क्या कि जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने, 14 ही यहाँ पर ले लीजिए। चलिए, बार बार 14 आ रहा है, अच्छा हमें लग रहा है, शुभ संकेत है। ठीक है, कि 14 नंबर आपको जो है सरल आ जाएंगे, आप लोग पास हो जाएंगे। चलिए देखिए, जिन लोग का मैथ कमजोर हो वो लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्रश्न को कैसे करना है इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा आगे अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम जब आने वाला रहेगा तब कर देंगे डिस्कशन, आपको जो है पेपर कैसे करना है, हल करना है। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया गया 14 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 14 का प्रतिलोम वही संख्या होगी जो इसको जो है 0 कर दे। अर्थात 14 का प्रतिलोम वह संख्या होगी कि जिसमें जो है जोड़ने पर इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि इसका मान 0 हो जाए। तो -2 जोड़ेंगे 0 होगा? नहीं होगा, वो तो 10 आ जाएगा, 0 हो ही नहीं रहा। अर्थात इसी का जो है हम शकल लाना पड़ेगा, और वो भी निगेटिव। ठीक है, तभी 0 होगा, अन्यथा 0 होगा नहीं। तो हम शकल कौन होगा? 14 ही होगा। और 14 किसके रूप में होगा? माइनस के रूप में होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 - 14 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, तो जिस संख्या को जोड़ने पर इसका मान 0 हो जाता है, वह संख्या उस संख्या की क्या कहलाएगी? योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, जिस संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ने पर उसका मान क्या कर दे? 0 कर दे, यह संख्या इस संख्या की क्या कहलाएगी? योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक, तो बात कुछ इस तरीके से है कि यदि इसमें पूछ लिया जाए -4, तो इसमें -4 में कितना जोड़ देंगे कि 0 हो जाएगा? +4 जोड़ेंगे तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसमें क्या जान सके कि यदि +5 है तो इसका जो है प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -5। यदि -7 है तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक। अच्छा, इसमें जो है एक जो है फंसाने वाला क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि जैसे इस तरीके से दे दिया जाए, माइनस ब्रैकेट में -5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि हाई रूट बीचों में बैठा हुआ है -5, इसका जो उल्टा निकाल दो, अर्थात इसका जो है प्रतिलोम जो होगा +5 होगा। तब यहां पर पा जाओगे 00 पानी पीने के लिए। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, पहले इसका मान निकालिए, देखिए आता कितना है, तब आप निकालिए इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसको जो सरल करेंगे कितना आ जाएगा 5, अर्थात +5 का पूछा है यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो +5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -5 होगा। तो इस तरीके से यदि बात की जाए योगात्मक प्रतिलोम में, तो इसमें जो है चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, आप लोग अपने समझ के लिए, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हुई ना। चलिए आइए देखिए, अब बात कर लेते हैं गुणात्मक तत्समक की और गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, गुणात्मक तत्समक और किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक तत्समक, ठीक, पहले बात कर लेते हैं तत्समक की, फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रतिलोम की। देखिए तत्समक का मतलब एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए कि अपरिवर्तित रहे, अर्थात किसी संख्या में, जैसे यहाँ पर 3 है, इसमें जो है किस संख्या का गुणा कर दें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे, अर्थात इसमें किस संख्या का गुणा कर दें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे। तो 0 करेंगे तो 0 होगा गुणा, अर्थात 0 होगा नहीं, फिर क्या होगा, 1 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा इसका मान। ठीक है, तो यही जो 1 है जो इसके मान को क्या करता है, बदलने नहीं देता है, यही क्या कहलाएगा, इसका गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अर्थात गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। ठीक है, गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे हम लोग उसमें लगाए थे, उसका तत्समक लेकर आए थे, ऐसे इसमें भी तत्समक लेकर आना है। कैसे, जैसे यहां पर 3 है, 3 में किस ऐसी संख्या का गुणा करा दें कि इसका मान 1 आ जाए। 3 में किस ऐसी संख्या का गुणा करा दें कि इसका मान 1 आ जाए। देखिए यहां पर +1 की बात हो रही है, तो गुणा भी +1 में आना चाहिए, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो चाहे वो धनात्मक संख्या हो। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो प्लस माइनस में कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, हाँ, जो आप प्लस माइनस के पीछे भागोगे तो प्लस माइनस के पीछे भागोगे तो फिर बताते ही रहेगा, कंफ्यूज होते रहोगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस के पीछे ज्यादा मत भागिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपना लक्ष्य देखिए। ठीक है, यहां पर कैसे देखिए, इसमें जो है क्या है, 3 है, अब इसमें किस संख्या का गुणा करा दें कि इसका मान 1 आ जाए। तो यदि हम 3 का गुणा कराते हैं तो 3 त्रिक का 9 आ जाता है, 1 नहीं आ रहा। लेकिन यदि है यहाँ पर हम लोग 1/3 का यदि गुणा कराते हैं तो इसका मान 3 आ जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया, 1। और 1 है क्या, ये यहाँ पे गुणात्मक तत्समक है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1 आ गया, तो जिस संख्या में, जैसे किसी संख्या में जिस संख्या का गुणा कराते हैं और उसका जो है एक तरीके से गुणात्मक तत्समक आ जा रहा है, या उसका मान जो 1 आ जा रहा है, तो वह संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है अंक उलट जाते हैं, तो इसके पहचान क्या है कि अंक उलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंक उलट जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है अंक क्या हो जाता है, उलट जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। जैसे इसमें भी कुछ इस तरीके से यदि दे दिया गया -7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/7। ठीक है, अच्छा, इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, अंक उलट जाते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलते, चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, बतिया समझ में आई।
लेकिन क्या है, चिन्ह नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -1/7 होगा। यहाँ पर आप योगात्मक प्रतिलोम नहीं निकाल रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में केवल जो है अंक उलट जाता है, चिन्ह वैसे के ही वैसे रह जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात हो गई -4/8 की, तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -8/4 होगा। कितना होगा, -8/4 होगा, ना कि +8/4। विकल्प में दोनों रहेगा, 8/4 भी रहेगा, -8/4 भी रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, तो टिक किस पर करना हमें, -8/4 वाले पर। इस पर टिक नहीं करना है, नहीं इस पे मिल जाएगा आपको क्या, योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम सॉरी योगात्मक तत्समक मिल जाएगा, आपको तुरंत मिलेगा। और योगात्मक तत्सम होता कितना है, 0 होता, अर्थात 0 नंबर आप पाएंगे। ठीक है, तो योगात्मक तत्समक आप मत ढूंढिए। ठीक है, क्या ढूंढिए, जो है गुणात्मक तत्समक ढूंढिए, जहां पर 1 नंबर हमें मिल जाए। ठीक, चलिए देखिए, आप अपनी सोच को गणितीयकरण कर दीजिए बस। यदि आप गणित में सोचेंगे, गणित में सब कुछ करेंगे, तो समझ लिए सब कुछ मत करने लगना। हालांकि जो है कुछ जगह गणित नहीं मत लगाइएगा। जैसे बतिया हम किए थे, कैसे, -3/4 अर्थात 4 हिस्सा है मिठाई का, और मिठाई के 4 हिस्से में आप -3 हिस्सा मांग रहे हो, तो क्या पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आ गई ना। अच्छा, जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने मिटा दिया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन इसके चिन्ह अपरिवर्तित रहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन, क्या, -8/9। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके जो है ग्रेड में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा जरूर। तो सबसे पहले मैं बताया था कि हमें संख्या का निकालना, ना कि ब्रैकेट का निकालना है। तो पहले देखिए कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात यहाँ पर +8/9 प्राप्त होगी। अर्थात अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8 आएगा। ठीक है, आपके विकल्प में ये भी रहेगा 8 - 8/9, या -9/8, या 8/9 तथा 9/8। इस तरीके से इसे जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इसका देखिए, अंक उलट जाते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंक उलट गए और चिन्ह यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या है, प्लस ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा जितना भी था, पर इसमें संख्या पद्धति में मैंने जो है सारी चीजें इंपॉर्टेंट कवर कर दी हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक जो है आपका छूट रहा है क्रमागत संख्याओं के बारे में। देखिए, क्रमागत संख्याओं का काम आपको जो है एक चररैखिक समीकरण में लगता है, लेकिन उस तथ्य को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो वहां पर आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन इस बार बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, इस बार जो है आपके जो है इससे संबंधित, क्रमागत से संबंधित बनने की पूर्ण संख्या है। तो बात कर लेते हैं क्रमागत संख्या की। ठीक है, क्रमागत संख्या की बात कर लेते हैं। क्रमागत की संख्या का तात्पर्य है कि क्रम से आना। क्या है, क्रम से आना, अर्थात 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, ना कि 2 के बाद 4 आए। ठीक है, हालांकि ये भी एक तरीके से सत्य है, लेकिन इसके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान यदि आता है तभी क्रमागत कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2 के बाद 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो अभी ये क्रमागत संख्या नहीं रह गई। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक क्रम है, निश्चित है ना, इसके बीच की दूरी देखिए 1 की अंतर है ना, तो ये क्रमागत हो गया, लेकिन ये आपका क्रमागत संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो ये क्रमागत संख्या नहीं हुई। अर्थात रख रहे तो 2 सीढ़ी, तब तक अगले वाले में रख दिए कितनी, 5 की, पूरा मुंह फोड़ लिए। ठीक है, तो यहां पर क्रमागत का मतलब क्या होगा, क्रम से आना। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्या के बारे में क्या होता है कि यदि हमें अगली क्रमागत संख्या चाहिए तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में पुनः 1 जोड़ेंगे आएगा कितना, 4 आएगा। ठीक है, तो और 4 में पुनः 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये देखिए जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है, एक क्रमागत संख्या नहीं है, क्रमागत संख्या है ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये तो रही साधारण सी बात है जो क्रमागत संख्या कही गई है।
सम और विषम नहीं दिया गया है, लेकिन जब सम और विषम की बात होती है, देख लीजिए सम में क्या होता है और विषम में क्या होता है। सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8। तो देखिए इसके इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। तो अर्थात ये 2 के क्रम से अंतर से चल रहे हैं ना। अर्थात यदि किसी संख्या क्रमागत संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो उसके बीच के अंतर को यदि हम लोग जोड़ते चलते हैं, उसके बीच के अंतर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते चलते हैं, तो हमें जो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिल गया, 4 में 2 जोड़ा कितना मिल गया, 6 मिल गया, 6 में 2 जोड़ा कितना मिल गया, 8 मिल गया। अंतर को तो हम लोग जोड़ रहे हैं, ये है क्या, ये 2 जो आ रहा है क्या, ये है क्या, ये अंतर है। अर्थात किसी संख्या में उसके अंतर को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्रमागत संख्या कहलाएगी, ये भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसे विषम संख्या में भी होगा। अर्थात 1 के बाद क्या आएगा 3 के बाद आएगा क्या 5 के बाद आएगा क्या कितना 7। अब इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, इसके बीच का अंतर भी 2, इसके बीच का अंतर भी 2, इसके बीच का भी अंतर 2 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, अंतर ही तो आ रहा है। यदि हम इसके जो है अंतर को जोड़ते चले जाएंगे तो हमें क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। यदि विषम संख्या का अंतर है तो विषम संख्या मिलेगी, यदि सम संख्या में जोड़ रहे हैं तो हम लोग सम संख्या पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, क्रमागत संख्या की। जैसे क्रमागत संख्या बराबर मान लेते हैं एक संख्या x है, इसकी जो है 5 क्रमागत संख्याएं चाहिए, 2 क्रमागत संख्या चाहिए। चलिए क्रमागत संख्या निकालते हैं। तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो हम कहा क्या रहे थे, अभी अंतर को जोड़ना है। क्रमागत में क्या होता है, 1 का अंतर होता है, सम विषम कहा नहीं है। तो इसमें यदि एक संख्या मिली गई, अगली संख्या क्या होगी, इसके अंतर को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, x में धन 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, एक धन 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग जोड़े थे, देखिए यहाँ पर क्या है 2 था, 2 के आगे जो है क्रमागत संख्या चाहिए तो 2 धन 3, अब 3 में फिर पुनः 1 जोड़ रहे हैं कितना मिल जा रहा है 4। तो ऐसे यहाँ पर देखिए कितना है ये वाला ये, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे ना, एक धन 1 में अब पुनः कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हम मिलेगा कितना। तो चलिए सरल कर लीजिए, x धन 1 अर्थात x धन 2 मिलेगा, कितना मिलेगा x धन 2। ऐसे x धन 2 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, x धन 3, x धन 3 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, x धन 4। अब ऐसे हम लोग कितना जोड़ते चले जाएं, ये न जोड़ते चले जाएं, कितना जोड़ते चले जाएं, ये न जोड़ते चले जाएं। इन संख्याओं पर अंतर कितना है, x धन n करते चले जाओ, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, या पूर्ण संख्या कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो भी वही मान रहेगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे की जो संख्या होगी डाट 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 करके कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो अगली संख्या x प्लस n हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के जैसे यहाँ पर पूछा जाता है 2 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्याओं का योग, तो पहली क्रमागत संख्या आपकी क्या निकल जाएगी x, अगली क्रमागत संख्या x धन 1, अगली संख्या तो 1 संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, ये 4 संख्या हो गई और ये 5 संख्या हो गई। ठीक है, ये तो अनंत की बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग सम संख्या की। ठीक है, तो क्रमागत संख्या का हमें जो है सीक्वेंस क्या मिला, x धन 1, x धन 2, x धन 3, ऐसे करके कहाँ तक, ऐसे करके आप लोग अनंत तक चलते चले जाइए, x धन n तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम क्रमागत संख्या की, सम क्रमागत संख्या की। तो सम क्रमागत में मैंने क्या बताया था कि आपको उसके अंतर को जोड़ते हुए चलना है। किसको जोड़ते हुए चलना है, अंतर को जोड़ते हुए चलना है। तो देखिए अंतर को कैसे हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, कितना हम मान लेते हैं पहली संख्या, पहली सम संख्या x है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसमें 2 जोड़ेंगे तो x धन 2 मिलेगा। अब x धन 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, x धन 4 मिल जाएगा। और x धन 4 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, x धन 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, x धन 2, x धन 4, x धन 6, x धन 8, ऐसे कहाँ तक, जहां पर यानी क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, विषम क्रमागत संख्या की, किसकी विषम क्रमागत संख्या की। तो विषम क्रमागत संख्या में भी यही रूल चलेगा। मान लेते हैं पहले क्रमागत संख्या, माना पहले क्रमागत विषम संख्या x, तो इसका अंतर कितना होता है 2,
तो अर्थात x धन 2। अब x धन 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो x धन 4, फिर x धन 4 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा, x धन 6। तो ऐसे कहाँ तक, अब यानी ये क्या है, ये सम संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी संख्या सम ही है, तो एक याद करेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। सम विषम में कोई भी रूल लगाएंगे आंसर उतना ही आएगा। इस पर इसी मेथड पे आप लगा के देखिएगा, सेम उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये 2x लेते हैं, यहाँ पर 2x धन 2 होता है, इस तरीके से। अरे कहाँ इतना बवाल करने जा रहे हो आप, बस इतना याद कर लिए, आपका आंसर सही रहेगा, कहीं गलत नहीं होगा ये। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मोटा मोटा आपका क्रमांक संख्या भी कंप्लीट हो गया, और इसका जो है प्रश्न जो है हम आगे करवाएंगे। तो जो तथ्यात्मक चीजें थी, जो थ्योरी थी, उसको जो कॉन्सेप्चुअल था, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे जरूर बताइएगा कि जो है कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि इसमें जो है आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो हमें जो है कमेंट करके वो डाउट हमें बताइएगा, और उसका जो भी अगला वीडियो बनेगा, जो भी मैराथन का अगला वीडियो बनेगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल संख्या पद्धति से बस आपके लिए जो है मेन इंपॉर्टेंट जो था उसको मैंने इस पर जो है डिस्कस कर दिया। तो मेन इंपॉर्टेंट में यदि बात की जाए तो आपका जो है योगात्मक तत्समक और ये गुणात्मक तत्समक, प्रतिलोम उसका, फिर परिमेय संख्या से संबंधित इतने सारी चीजें उसमें आप लोगों के लिए सबसे जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका जो है एक टॉपिक इससे बच रहा है, वो है क्या, भिन्न और कोष्टक से। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न और कोष्टक को हम लोग जो है नेक्स्ट मैराथन में कवर करेंगे, और उसी मैराथन में हम लोग जो है लासा और मासा पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जो एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो है अच्छे से दिवाली मनाइएगा, अच्छे से जो है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटिए। फिर मिलते हैं जो एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।